हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैप्टर ग्रेविटेशन। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फैक्ट है ये। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर एज द फोर्स और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अर्थ है, ये मून है। अब बताओ कि कौन किसको स्ट्रॉन्गर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को या मून अर्थ को। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो दोनों ही अर्थ के लिए और मून के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। यानी दोनों ही एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ पुल कर रहा है, जो मून है वो अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून with an equal force with which the moon attracts the earth। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो, इसको नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द मून। मतलब कि हमें पता है कि जो अर्थ है इसके अराउंड हमारा मून घूमता रहता है ना, क्योंकि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है। सवाल ये है कि अगर मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ जो है वो मून की तरफ या उसके अराउंड ऐसे क्यों नहीं घूम रही? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, दोनों पे फोर्स तो देखो सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो मून का मास बहुत छोटा होता है और अर्थ का मास जो है काफी बड़ा होता है। अगर हम फॉर्मूला देखें, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, एफ, और एफ कांस्टेंट रख दे कि एफ जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। भाई अगर फोर्स की वैल्यू मान लो फिक्स है 10 और मास अगर आपका है 10 तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 1। लेकिन अगर फोर्स तो 10 है और मास आप कम कर दो 10 की जगह 5, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट एफ अगर मास की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, है कि नहीं? अर्थ और मून के बीच में अर्थ का जो मास है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए अर्थ की एक्सेलरेशन बहुत कम होती है और इसी रीजन की वजह से हमें अर्थ के मूवमेंट में कोई फर्क नहीं दिखाई देता बिकॉज ऑफ मून। इसको कैसे नोट डाउन करेंगे हम? द अर्थ एंड मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम ईच अदर। However, mass of earth is much larger than mass of moon. Hence, it accelerates at a rate lesser than the acceleration rate of moon towards the earth। यहाँ पे it क्या है? अर्थ। Hence, अर्थ accelerates बहुत ही lesser rate पे, अर्थ की acceleration बहुत कम है, मतलब इतनी कम है कि negligible है, देन एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स द अर्थ। मून की जो है वो कंसिडरेबल है, मून की हमें पता चलती है। फॉर दिस रीजन द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। इसी वजह से अर्थ जो है वो मून की तरफ नहीं जाती, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन इतनी कम है कि नेग्लिजिबल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको पॉज करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, भाई दो ऑब्जेक्ट है हमारे कोई, अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 कह रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो फोर्स पे क्या फर्क आएगा? देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1
ऑब्जेक्ट टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर किसी एक का मास भी डबल कर दिया तो फोर्स इज ऑल्सो डबल्ड, फोर्स इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो इसके अंदर भी दो पार्ट है, यानी कि इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो f हम कहेंगे कि डबल 2 का स्क्वायर, यानी f विल डिक्रीज 2 स्क्वायर टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स। क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शन है, और स्क्वायर है इसलिए अगर डबल हुआ है तो 2 स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट आएगा, यानी 4 टाइम्स का इफेक्ट आएगा। यही मैं बात करूं अगर ट्रिपल, यानी कि इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड तो फिर हम क्या कहेंगे, f डिक्रीजेस 3 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मान लो अगर मैं कहता कि इफ डिस्टेंस इज हाफ, इफ डिस्टेंस इज हाफ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस हाफ कर दिया तो क्या होगा, f इंक्रीजेस, और इंक्रीजेस कितना, हाफ है ना, यानी 1/2, तो 2 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स। अगर कहते हैं कि इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/3, अगर 1/3 पे रिड्यूस कर दिया है तो क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीज्ड बाय 3 स्क्वायर टाइम्स, यानी कि फोर्स फिर 9 टाइम्स हो जाता। समझ में आई बात। थर्ड पार्ट है द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी कह रहे हैं अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो डबल कर दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2 है, मैंने इसको भी अगर डबल कर दिया, इसको भी अगर डबल कर दिया, तो फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स, फोर्स जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, देखो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें एक्सप्लेन करता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। लेकिन इस बात से हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम इसमें एक्चुअल चीजें लेते हैं यूनिवर्स की जो इसकी वजह से एक्सप्लेन हो पा रही हैं। जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट एक्सप्लेन्स, पहला एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम की सारी एग्जिस्टेंस इसी की वजह से बता पा रहे हैं। जो भी मोशन है प्लैनेट्स का अराउंड द सन या फिर मून्स का अराउंड द प्लैनेट, ये सब जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन हो रहा है। जो एटमॉस्फेयर है सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास, जो गैसेस की एक लेयर हम बोलते हैं कि अर्थ के आसपास बंधी हुई है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, पहाड़ों से पानी आता है और रिवर्स में बह के आगे जाता है, तो ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही हो रहा है। रेनफॉल एंड स्नोफॉल, बादल जो है वो बनते हैं, उनसे पानी जो है वो नीचे गिरता है, तो ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही हो पा रहा है। अकरेंस ऑफ टाइड्स, समुद्रों में जो टाइड्स आती हैं, ओशियंस में, सी में जो टाइड आती है, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि सन और मून जो है वो ग्रेविटेशन लगा के कहीं से पानी को थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं, तो वहां से पानी का लेवल डाउन हो जाता है, किसी और जगह पानी का लेवल अप हो जाता है, तो उस वजह से फिर टाइड्स आती है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप ये पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि फ्री फॉल की जो एक्सेलरेशन होती है
वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अर्थ के बीच में और अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिंपल। या फिर हम बोल देते हैं अर्थ ग्रेविटी। मतलब बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि एज सच कुछ अलग इसमें हमने नहीं सीखा। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, या फिर अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया? तो अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक के आई होप आपको समझ में आ गए हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।